Hello everyone, welcome you online class. Myself Neha Joshi. I am your science teacher in Navjyoti Global School Pahar Pani. Hope you all are fit and fine at home. तो बच्चों आज हम क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। तो इस चैप्टर में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब सजीव और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और हैबिटेट, हम जो सजीव हैं हमारे उनके परिवेश के बारे में पढ़ेंगे। पहेली एंड बूझो वेंट ऑन अ वैकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। पहेली और बूझो छुट्टियों में अनेक रोमांचक स्थानों पर सैर पर गई थी। One such trip took them to the river Ganga in ऋषिकेश। ऐसी ही एक यात्रा पे वो ऋषिकेश में गंगा नदी देखने गए। They climbed the mountains of the Himalayas where it was very cold। वे हिमालय की कुछ पर्वतों पे उन्होंने पर्वतारोहण किया जो बहुत ठंडी थी। They saw many kinds of trees on these mountains। उन्होंने उन पहाड़ियों पे बहुत अनेक प्रकार के पेड़ देखे। Oaks, pine and देवदार, very different from the one near their home on the plains। In yet another trip they traveled to the Rajasthan and moved on camel through the hot desert। तो उन पर्वतों पर उन्होंने क्या देखा? जब वो हिमालय गए थे उन्होंने पर्वतारोहण किया तो वहाँ उन्होंने बहुत तरह के पेड़ देखे, ओक, चीड़ और देवदार के, जो मैदानी क्षेत्र से, जो प्लेन एरिया से क्या थे, बहुत डिफरेंट थे, भिन्न थे। उसके बाद वो लोग कहाँ गए? उसके बाद उन्होंने एक और अभियान में राजस्थान की यात्रा की, तो जहाँ वो पूरे उस हॉट डेजर्ट, उस गर्म मरुस्थल में किस में गए? कैमल्स के थ्रू, ऊँटों के थ्रू गए। They collected different kinds of cactus plant from this trip। तो उन्होंने उस यात्रा से, रेगिस्तान की यात्रा से बहुत सारे अनेक अलग अलग प्रकार के कैक्टस के प्लांट कलेक्ट किए, एकत्रित किए। फाइनली दे वेंट ऑन ट्रिप टू पुरी, और अंत में वो गए पुरी एंड विजिटेड द सी बीच डॉटेड विथ कासूरना ट्री। तो आप इसे पढ़ सकते हैं कैजुराइना ट्रीज। तो अंत में वो कहाँ गए? पुरी गए, जहाँ उन्होंने समुद्र तट की सैर करी और वहाँ उन्हें कैजुराइना के वृक्षों की कतार दिखी। While recollecting all the fun that they had on this trip, a thought struck them. All these places were so different from one another. Some were cold, some were very hot and dry, some places so humid, and yet all them had many organisms of various kind। तो इन स्थानों में घूमने के बाद वो बाद में इनके बारे में स्मरण करते हैं, इनमें विचार विमर्श करते हैं कि ये सभी एक दूसरे स्थानों से क्या हैं? डिफरेंट है। तो कैसे डिफरेंट है? कुछ इलाके बहुत ठंडे हैं, जैसे वो हिमालयास गए तो वहाँ ठंडा था, वो राजस्थान गए तो वहाँ गर्म था, और वो यहाँ पुरी आए तो यहाँ क्या है? ह्यूमिडिटी है। तो इस तरह उन्होंने देखा कि जितने भी अलग अलग प्रकार के ये हमारे स्थान है, प्लेसेस है, जितने भी अलग अलग वैरायटी है इन प्लेसेस की, सभी जगह सजीव हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। They tried to think of a place on the earth where there may not be any living creature। तो उन्होंने सोचने की कोशिश करी कि पृथ्वी पर कोई ऐसी स्थान है जहाँ कोई भी जीव नहीं पाया जाता है। बूझो थॉट ऑफ प्लेस नियर हिज होम। बूझो थॉट, ठीक है, बूझो ने अपने घर के आसपास के स्थानों में ध्यान दिया। इनसाइड द हाउस ही ट्राइड द कपबोर्ड। घर के अंदर उसने अलमारी और दरवाजों में देखा। ही थॉट दैट देयर मे नॉट बी एनी लिविंग, और उसने कहा यहाँ तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। बट ही फाउंड वन टीनी स्पाइडर इन द कपबोर्ड।
पर उसने अपने घर के अंदर की अलमारी में क्या पाया? स्पाइडर, मकड़ी। आउटसाइड द होम टू, और घर के बाहर भी। There did not seem to be any place he could think of that did not have living creatures. तो घर के बाहर भी उसे ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहां वो कह सके कि यहाँ पे कोई सजीव नहीं रहता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव। ऑर्गेनिज्म, सजीव और उनके आसपास का परिवेश। Another thought that occurred to Paheli and Bujho was about the kinds of living organisms that were present in different locations that they had visited. पहेली और बूझो के मस्तिष्क में एक और विचार आया। ठीक है, उनके अब मस्तिष्क में क्या विचार आया कि जिन जिन स्थानों की उन्होंने सैर करी तो वहाँ किस किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म सजीव पाए जाते हैं। द डेजर्ट हैड कैमल्स, डेजर्ट्स रेगिस्तान में क्या पाया जाता है? कैमल, ऊंट। द माउंटेन हैड गोट एंड याक, और पर्वतों में क्या पाया जाता है? गोट और याक। पूरी हैड सम अदर क्रिएचर, और जबकि पूरी में जो तटीय इलाका है हमारा वहाँ क्या पाया गया उनको? क्रैब्स एंड द बीच एंड सच अ वेराइटी ऑफ फिश बीइंग कॉट बाय द फिशरमैन एट द सी। पूरी में उन्हें क्रैब्स मिले, केकड़े मिले और बीच एरिया पे, और वहाँ उन्हें मछलियों की बहुत सारी वैरायटी दिखी, जो कि मछली वाला जो था फिशरमैन, जो मछलियों को पकड़ता है, मछुआरे, फिशरमैन मतलब मछुआरे, तो वो जो उनको पकड़ रहे तो उसमें उन्होंने देखा कि बहुत अलग अलग टाइप की मछलियाँ, सारी एक जैसी नहीं, सब क्या है? डिफरेंट है, वैरायटी है उनमें। And then there did seem to be some creatures like ant that were present in all these different locations. और उन्हें एक आंट क्रिएचर ऐसा दिखा, आंट मतलब चींटी, उन्हें चींटी एक ऐसा प्राणी या प्राणी दिखी जो कि सारी जगह पाई जाती है। The kinds of plants found in each of these regions were different from the plants of the other region. जो हमें पेड़ पौधे एक क्षेत्र में पाए जा रहे हैं वो दूसरे क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों से बिल्कुल भिन्न है, डिफरेंट है। What about the surroundings in these different region? Were they same? तो इन जो रीजन है हमारे, ये जो अलग अलग क्षेत्र हैं, क्या इनका परिवेश समान है? इनका जो सराउंडिंग है, आसपास का परिवेश, जैसे हमारे आसपास का परिवेश मतलब पेड़ है या फिर मैदानी इलाका है, तो इसे क्या कहते हैं? परिवेश। तो वो क्या सेम है? तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अब हैबिटेट एंड अडेप्टेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 9.2 हैबिटेट एंड अडेप्टेशन। हैबिटेट का मतलब होता है आवास और अडेप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन। What do you find from the plants and animals listed in activity 1? Did you find a large variety in them? Look at what you have entered in the column for the desert and the column for the sea. Did you see different kind of organisms in these two columns? What are the surroundings like in these two regions? तो इससे पहले यहाँ पे एक एक्टिविटी थी, तो उस एक्टिविटी में क्या कराया है? उस एक्टिविटी में कराया है डिफरेंट रीजन में मिलने वाले, जो हमें यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो डिफरेंट रीजन में, इन द फॉरेस्ट, ऑन माउंटेन, इन द डेजर्ट, इन द सी या एनी अदर, हमें इस तरह डिफरेंट रीजन में क्या एनिमल्स और क्या प्लांट मिल रहे हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है। फॉरेस्ट में आपको जो प्लांट मिल रहे हैं 2 प्लांट लिखो और 2 एनिमल्स के नाम। इसी तरह माउंटेन के, डेजर्ट के, सी, एनी अदर मतलब कोई और रीजन के भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। तो व्हाट आर द सराउंडिंग्स? तो आप इन दोनों क्षेत्रों में, जैसे हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 में हमें दिया है माउंटेन और फॉरेस्ट, तो जंगल और हिमालयी एरिया में क्या अलग अलग प्रकार का सराउंडिंग है? तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सैलिन साल्टी वाटर। इन द सी समुद्र में पेड़ पौधे और जंतु घिरे हुए होते हैं खारे पानी से, या आप कह सकते हैं लवणीय नमक से। मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर। और श्वसन के लिए भी वो क्या करते हैं? इस जल में घुली हुई ऑक्सीजन का यूज करते हैं ब्रीथ लेने के लिए, सांस लेने के लिए। देयर इज वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट।
और जबकि जो डेजर्ट है हमारा, रेगिस्तान है, वहाँ पानी की बहुत कम मात्रा होती है। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट द नाइट इन द डेजर्ट। रेगिस्तान में दिन के टाइम पे बहुत ही गर्मी होती है, और जितनी गर्मी दिन के टाइम पे होती है उतनी ही ठंड वहाँ रात के टाइम पे होती है। द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग। जो वहाँ एनिमल्स, पेड़ जंतु हैं, और प्लांट्स जो पेड़ पौधे हैं, रेगिस्तान में रहने वाले पेड़ पौधे और जंतु उस डेजर्ट की मिट्टी में रहते हैं, रेगिस्तान की मिट्टी में ही रहते हैं, और वो अपनी जो ब्रीथ की प्रोसेस है, श्वसन, वो हवा के द्वारा श्वसन लेते हैं। द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग्स। जो हमारा सी, समुद्र, डेजर्ट, मरुस्थल और समुद्र का परिवेश बहुत ही अलग है, ठीक है, डिफरेंट है। वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन दीज टू रीजन। हमें बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के एनिमल्स और प्लांट्स मिल रहे हैं इन दोनों रीजन में। लेट अस लुक एट टू वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। चलो आइए देखते हैं दो अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म, एक हमारा डेजर्ट का है और एक सी का है। अ कैमल एंड अ फिश। तो एग्जाम्पल है हमारे पास ऊंट और मछली। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशंस। जो हमारा कैमल का बॉडी स्ट्रक्चर होता है, शरीर की संरचना होती है, वो उसे सहायता करती है रेगिस्तान जैसे इलाके में रहने के लिए। कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स। ऊंट के पास लंबे पाँव होते हैं। विच हेल्प कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। जो उसकी बॉडी को सुरक्षा देते हैं उस गर्म मिट्टी से, क्योंकि रेगिस्तान है, नीचे मिट्टी क्या रहती है, गर्म रहती है, तो उस गर्म मिट्टी से जो उसके इतने लंबे पाँव हैं वो उसे क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, देयर डंग इज ड्राई एंड दे डू नॉट स्वीट। ये बहुत कम मात्रा, यूरिन मतलब टॉयलेट, ये बहुत कम मात्रा में टॉयलेट का उत्सर्जन करते हैं। देयर डंग इज ड्राई, इनका जो गोबर होता है वो क्या होता है, सूखा होता है। एंड दे डू नॉट स्वीट, और इनको पसीना भी नहीं आता है। दे डू नॉट स्वेट, ये इनको पसीना नहीं आता है। सिंस कैमल लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडी, दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर। तो जैसा कि आप देख चुके हैं कि ये अपनी बॉडी से बहुत कम पानी को लूज करते हैं, इनकी यूरिन बहुत कम होती है, तो इस तरह ये बिना पानी के बहुत टाइम तक जीवित रह सकते हैं। लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड ऑफ फिश। अब हम मछली पे ध्यान देते हैं। देयर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ फिश। मछलियों के बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है, बट डू यू सी दैट दे ऑल हैव समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप। पर क्या आपने कभी ध्यान दिया कि इनके शेप में क्या चीज़ें कॉमन होती है। मछली के जैसा आपने देखा होगा कि बहुत सारे टाइप की मछली होती है, पर मछलियों में इनकी आकृति में आपको क्या समानताएं दिखाई देती हैं। ऑल द वंस ऑन हेयर हैव द स्ट्रीमलाइन्ड शेप दैट वी डिस्कस्ड इन चैप्टर 8। तो मछली में जो समानता होती है वो होती है उसमें धारीय रेखी होती है, स्ट्रीम्ड लाइन्ड होती है, तो जिसके बारे में हम चैप्टर 8 में आगे को डिस्कस करेंगे। जिसके बारे में हमने चैप्टर 8 में डिस्कस किया था, स्ट्रीमलाइन्ड शेप। फिश की कौन सी शेप होती है, स्ट्रीमलाइन्ड। दिस शेप हेल्प देम मूव इनसाइड वाटर। और जो इनका स्ट्रीमलाइन्ड शेप होता है ये इनको पानी के अंदर किस तरह मूव करने में मदद करता है। आपने देखा होगा टेल, उसकी जो आगे के फिन्स और आगे का पोर्शन होता है वो एक साइड को लचक जाता है और टेल्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडी। मछलियों के शरीर चिकने सल्के से ढका रहता है। These scales protect the fish and also help in movement। तो ये जो चिकने छिलके होते हैं मछली को सुरक्षा प्रदान करते हैं और उनको गति करने के लिए सहायक होते हैं। We discussed in chapter 8, हमने चैप्टर 8 में डिस्कस करा था that fish have flat fins। तो मछली के पास क्या होती हैं, फ्लैट फिन्स एंड टेल्स। फिन्स उसके हम क्या कहते हैं, आगे के पंख और पूंछ। मछली के पास
फ्लैट फिन्स होती है और पूंछ होती है दैट हेल्प्स टू चेंज डायरेक्शन, जिसकी वजह से वो डायरेक्शन चेंज कर सकती है और उसकी बॉडी का पानी में बैलेंस बना रहता है। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। जो गिल होते हैं, क्लोम होते हैं मछली के, वो मछली को सांस लेने में, ब्रीथ करने में सहायता प्रदान करते हैं। We see that the features of fish helped it to live inside water and the features of camel help it to survive in desert. तो हम क्या देखते हैं कि मछली के जो फीचर्स हैं, मछली की जो संरचनाएं हैं, उसे पानी में रहने के लिए सहायक है, हेल्पफुल है, और जो हमारे कैमल की संरचनाएं हैं, जो ऊंट की संरचना है, वो उसे डेजर्ट में रहने, सर्वाइव करने के लिए सही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये दोनों अलग अलग वैरायटी के हैं, ये उस सराउंडिंग में आराम से अपना सर्वाइव कर सकते हैं। अगर हम कैमल को पानी में लाए तो वो सर्वाइव कर पाएगा? नहीं। इसी तरह मछली को पानी से निकाल के ज़मीन में रख दो तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगी? नहीं। We have taken only 2 examples from a very wide variety of animals and plants that live on the earth. तो हमने सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल लिए जो हमारी पृथ्वी पे कितने सारे वैरायटी हैं जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। मतलब इनकी संख्या इतनी है कि आप अगर हम सभी का कंपैरिजन करने लगें तो मतलब बहुत टाइम लग सकता है। तो इसके लिए अभी हमने सिर्फ 2 एग्जाम्पल लिए, जिससे हमें पता चलता है कि दोनों की वैरायटी में कितना फ़र्क है। तो अब हम आगे को आते हैं। We will find that they have certain features that help them live in the surroundings in which they are normally found. हमने देखा और हमने पाया कि इनके पास इनकी ऐसी कुछ संरचनाएं होती हैं जो इनको उस परिवेश में रहने के लिए मदद करती हैं जहां ये सामान्यतः रूप से पाए जाते हैं। The presence of specific features or certain habits which enable an organism to live naturally in a place is called adaptation. किसी सजीव का वह स्थान, या आप कह सकते हैं इसके लिए किसी पौधे अथवा जंतुओं को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? अनुकूलन, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस और ड्वेलिंग। विभिन्न जंतु विभिन्न परिवेश के प्रति अलग अलग अपना वो करते हैं, एडेप्टेशन करते हैं, अनुकूलन करते हैं। Adaptation of organism differ depending on their place of a dwelling. तो हम कह सकते हैं जो एनिमल अनुकूलन कर रहे हैं अपने अपने प्लेस के साथ। अगर आप मछली को, जैसे मैंने अभी बोला, अगर आप मछली को पानी से निकाल के ज़मीन में लाओ तो वो वहाँ पे अडेप्टेशन नहीं कर पाएगी, अनुकूलन, अपना सर्वाइव, अपना मतलब वहाँ पे अपना जीवन यापन नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए उस जो चीज़ जहाँ है, उस जो जंतु जहाँ के लिए स्पेसिफाई करे हैं वो वहीं के लिए ही उचित हैं। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव कॉल्ड हैबिटेट। वह स्थान जहाँ जीव जंतु रहते हैं वो उनका क्या कहलाता है? आवास कहलाता है। जैसे जहाँ पे हम रहते हैं, हम अपने घर को क्या कहते हैं? होम, घर। तो इसी तरह जंतुओं का वह स्थान जहाँ वो रहते हैं वही उनका आवास कहलाता है। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस। आवास का मतलब होता है जहाँ वो अपना मतलब जहाँ वो अपना स्थान है, जहाँ से वो बिलोंग कर रहे, वही उनका आवास है। द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड द अदर नीड्स टू ऑर्गेनिज्म। जो ये आवास है उनको देता है फूड, भोजन, पानी, हवा। तो ये सभी चीज़ें जो जीव जंतु को आवश्यक होती हैं, ये आवास उनको प्रदान कराता है। Several kinds of plant and animals live in the same habitat. विभिन्न प्रकार के पेड़, पौधे और जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से मिलकर रह सकते हैं। The plant and animals that live on the land are said to be live in terrestrial habitat. जो जीव जंतु, या आप कह सकते हैं जो पेड़, पौधे और जीव जंतु एक ही जगह पे, जैसे जो जीव जंतु और पेड़ पौधे लैंड में रह रहे हैं, थल में रह रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, स्थलीय आवास।
Some example of terrestrial habitat: forest, grassland, desert, coastal and mountain region. तो स्थलीय आवास के टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के एग्जाम्पल क्या है? फॉरेस्ट जंगल, ग्रासलैंड घास का मैदान, डेजर्ट, कोस्टल, माउंटेन ये सभी किस में? थल में है, लैंड में है, तो इसलिए क्या कहेंगे इनको? टेरेस्ट्रियल. ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर, द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट्स. और दूसरी ओर जो जीव जंतु और पेड़ पौधे पानी में रहते हैं उनको हम एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं. एक्वेटिक हैबिटेट्स का मतलब होता है जलीय आवास. तो इस तरह आपको पता चल गया होगा आवास दो टाइप्स के होते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक. तो जो जमीन में रहते हैं, जो लैंड में रहते हैं, वो सभी हमारे टेरेस्ट्रियल के अंदर आएंगे, पेड़ पौधे भी और जीव जंतु भी. और जो जीव जंतु और पेड़ पौधे पानी में रहते हैं वो किसके अंदर आएंगे? एक्वेटिक के अंदर. द ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग अ हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स. तो किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, ठीक है, जीव, किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, जितने भी हमारे पेड़ पौधे और जंतु हैं, उसके जैविक घटक हैं. कौन से घटक हैं? जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स. द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक, सॉइल, एयर एंड वाटर इन अ हैबिटेट कंस्टिट्यूट इट्स अबायोटिक कंपोनेंट. और जितनी भी निर्जीव चीज़ें हैं, जो सजीव चीज़ें हैं, वो हमारी किस में आ गई? जैविक घटक में. और जो निर्जीव है, जैसे कि मिट्टी, पत्थर, हवा, पानी, ये सब क्या है? एक निर्जीव है. तो ये किसके अंदर आ गई? अजैविक घटक, अबायोटिक कंपोनेंट्स. तो इस तरह आपको पता चल गया कि बायोटिक और अबायोटिक क्या होते हैं. आर सनलाइट एंड हीट बायोटिक और अबायोटिक? तो क्या आप बता सकते हैं सूर्य का प्रकाश बायोटिक है, जैविक है, या फिर अबायोटिक है, या अजैविक है? We know that some plants grow from seed. हम जानते हैं कुछ पेड़ पौधे किससे उगते हैं? बीज से. Let us look at some abiotic factor and their effect on seed as they grow into young plant. तो अब हम ऐसे कुछ कारक देखते हैं कि उस बीज से नए पौधे कैसे बनते हैं, और हम कुछ अबायोटिक्स कंपोनेंट का इसमें क्या करेंगे? स्टडी करेंगे. तो आपको पता करना है कि जो सूरज की रोशनी है वो किसके अंदर आएगी? बायोटिक के अंदर आएगी या फिर अबायोटिक के अंदर आएगी? तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, अडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन शॉर्ट टाइम बिकॉज द अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ रीजन ऑल्सो चेंज वेरी स्लोली. जो हमारा अडेप्टेशन होता है, अनुकूलन होता है, ये शॉर्ट पीरियड में नहीं हो सकता. हजारों वर्ष की अवधि में किसी क्षेत्र के जो हमारे अबायोटिक फैक्टर हैं उनमें धीरे धीरे चेंज आता है. दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट अडेप्ट टू दीज चेंजेस डाई एंड ओनली द अडेप्टेड वन सर्वाइव. तो वो सजीव, वो जीव जंतु जो इस चेंज को, इस अनुकूलन को नहीं अपना पाते, तो वो मर जाते हैं, जो अपने आप को उनके अकॉर्डिंग नहीं ढाल पाते. और जो अपने आप को उनके अकॉर्डिंग ढाल पाते हैं तो वो सर्वाइव करते हैं, वो जीवित रहते हैं. ऑर्गेनिज्म अडेप्ट टू डिफरेंट अबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वेज. दीज रिजल्ट इन वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट हैबिटेट. तो जो सजीव होते हैं अपने आप को परिवेश, अपने आसपास की परिवेश के अकॉर्डिंग, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालते रहते हैं. ठीक है, तो यही रीज़न है कि जो जीवों में विविधता पाई जाती है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स, विभिन्न आवासों की यात्रा. तो पहला है सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. अब हम कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, स्थलीय आवास के बारे में पढ़ेंगे. तो उसमें पहला है आपका डेजर्ट. तो डेजर्ट्स मतलब होता है मरुस्थल. वी डिस्कस्ड दैट अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ डेजर्ट एंड द अडेप्टेशन इन अ कैमल्स. व्हाट अबाउट अनदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट फाउंड इन डेजर्ट?
मरुस्थल के जो अजैविक घटक हैं और ऊँट और जो अजैविक घटक है इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं चैप्टर के स्टार्टिंग से। तो अब हम पढ़ेंगे इसके आगे को। मरुस्थल में जो पाए जाने वाले अन्य जंतु हैं और पेड़ पौधे, उनका क्या होता है? क्या उनमें भी इसी प्रकार का अडेप्टेशन होता है जिस तरह ऊँट में होता है? There are desert animals like rats, snakes, which do not have long legs that a camel has. डेजर्ट में पाए जाने वाले रैट्स, चूहे, स्नैक, सांप, जैसे डेजर्ट में भी सांप चूहे पाए जाते हैं, पर उनके पास कैमल की जितनी क्या होती है, लॉन्ग लेग नहीं होती है। तो वो किस तरह सर्वाइव करते हैं? टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे दे स्टे इन बोरोज डीप इन द सैंड। तो वो दिन के समय उतनी तेज धूप से बचने के लिए क्या करते हैं, अपने जो उन्होंने अपने बिल बनाए होते हैं, जो बिल होते हैं मिट्टी से बहुत अंदर तक होते हैं। आप इस तरह देख सकते हो, इसकी जैसे सांप और चूहे का बिल है तो किस तरह कितनी दूर है, ऊपर मिट्टी की लेयर से बहुत नीचे होता है। तो इस तरह ये अपने बचने के लिए धूप से, उतनी कड़ाके की धूप से, तो ये अपने लिए इतने बड़े बिल बनाते हैं। These animals come out only during the night when it is cooler. तो ये एनिमल सिर्फ रात के समय पे आते हैं जब बहुत ठंडा होता है। तो नेक्स्ट है, देखो डेजर्ट पर उगने वाले आप प्लांट्स देख सकते हो यहाँ पे 1, 2, 3। डेजर्ट प्लांट्स लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपायरेशन। जो मरुस्थल के पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत ही कम पानी को वाष्पोत्सर्जित करते हैं। द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर एब्सेंट। जो हमारे डेजर्ट में पाए जाने वाले पेड़ पौधे होते हैं उनमें पत्तियां नहीं पाई जाती हैं, लीव्स नहीं होती हैं। वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, और दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन्स। और वो किसके फॉर्म में होते हैं? ये स्पाइन्स के फॉर्म में होते हैं, बहुत छोटे होते हैं तथा इनमें कांटे टाइप्स के होते हैं। These help in reducing loss of water from the leaf through transpiration. तो इससे जो ये कांटे होते हैं, इस पत्तियों से होने वाली जो ट्रांसपायरेशन में पानी की जो पानी यूज़ हो रहा है तो उसमें कमी नहीं आने देते। द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन अ कैक्टस। आपने कैक्टस देखा होगा तो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है इसकी पत्तियों की कैक्टस की तरह होती है। फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट यूजुअली कैरीड आउट बाय स्टीम्स। जो रेगिस्तान के हमारे पेड़ पौधे होते हैं इनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इनके स्टीम्स के द्वारा होती है, तनों के द्वारा होती है। द स्टीम इज ऑल्सो कवर्ड विथ अ थिक वैक्सी लेयर। और जो स्टीम होती है वो भी एक मोटी मोम की परत से ढकी हुई होती है। वैक्सी मतलब मोम, विच हेल्प टू रिटेन वाटर इन द टिश्यू ऑफ कैक्टी। तो जो वो इसलिए इसकी संरचना इस तरह होती है कि जो पौधे हैं उससे हमें जल संरक्षण को सहायता मिले। अधिकतर जो हमारे डेजर्ट में पाए जाने वाले पौधे होते हैं वो जल का एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम करते हैं। मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। और जो हमारे डेजर्ट वाले प्लांट होते हैं बहुतों की जड़ें मिट्टी के इतनी अंदर तक, इतनी गहराई में जाती हैं कि उन्हें कहीं से वहाँ पानी प्राप्त हो सके। तो नेक्स्ट रीजन है हमारा माउंटेन रीजन। ये हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के अंदर। दीज हैबिटेट्स नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी। ये आवास, जो माउंटेन आवास रीजन्स होते हैं, माउंटेन क्षेत्र होते हैं, ये क्या होते हैं? कोल्ड, ठंडे, और यहाँ तेज हवा चलती है। इन सम एरियाज स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर। कुछ क्षेत्रों में जो ठंडी का मौसम होता है तब स्नोफॉल होती है, बर्फबारी होती है। देयर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधे और जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं।
तो आप देख सकते हो ट्रीज ऑफ माउंटेन हैबिटेट, यहाँ पे आपको ट्रीज दिखाया है, पेड़ दिखाए हैं, ठीक है। तो ये देवदार, ओक के पेड़ इसी तरह होते हैं। और आपको यहाँ पे माउंटेन में पाए जाने वाले जानवर, इनके बारे में भी यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें, इफ यू लिव इन अ माउंटेन रीजन, अगर आप पर्वतीय क्षेत्र में रह रहे हैं, हैव विजिटेड यू मैनी हैव सीन अ लार्ज नंबर ऑफ सच अ ट्री, तो इस तरह के ट्री जो आपको ऊपर डायग्राम में दिखाए आपने बहुत तरह से देखे होंगे। बट एवर नोटिस सच ट्री नेचुरली ग्रोइंग इन अदर रीजन, पर क्या आपने नोटिस करा है ऐसे ही पेड़ दूसरे रीजन में, तो क्या आपने नोटिस करा है ऐसे ही पेड़, जब भी आप कहीं घूमने गए आपने ऐसे नोटिस करा कि ऐसे ही पेड़ों को आपने किसी और रीजन में, किसी और क्षेत्र में, डेजर्ट में ऐसे पेड़ देखे? नहीं देखे। हाउ आर दीज ट्रीज एडेप्टेड टू द कंडीशन प्रिवेलिंग इन देयर हैबिटेट, तो ये वृक्ष अपने आवास में, इन परिस्थितियों में, जो इनके आवास के आसपास की जितनी भी स्थितियाँ, उसमें अपना जीवन किस तरह व्यापन करते हैं, अनुकूलन करते हैं। दीज ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड एंड हैव स्लोपिंग ब्रांच, जो ये पेड़ होते हैं इनकी आकृति किस तरह की होती है? कोन के शेप की, शंक्वाकार, और इनकी शाखाएं हमेशा क्या होती हैं? तिरछी होती हैं। तो हमने अभी डायग्राम में देखा कि किस तरह इनकी तिरछी है। नेक्स्ट है, द लीव्स ऑफ सम ऑफ दीज ट्रीज आर नीडल लाइक, कुछ पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो सुई के आकार की जैसी होती हैं। दिस हेल्प द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजली, ये हमारे पानी और बर्फ, जब पानी और बारिश हो रही है तो ये तिरछे होते हैं, तो इनकी वजह से पेड़ में पानी और बर्फ नहीं टिकता है उन पत्तियों में, वो डाउन हो जाता है तो आराम से नीचे को खिसक जाता है। There could be trees which shape very different from these that are also present on mountains. इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति के, आकार के भी आपको और कई सारे पेड़ माउंटेन के इलाके में, पर्वतीय इलाके में मिल सकते हैं। They may have different kind of adaptation to survive on the mountain, और वो उनका तरीका अलग होता है, ठीक है। उनका जो एडेप्टेशन का, अनुकूलन का कुछ अन्य प्रकार आपको दिखने को मिलेगा। एनिमल लिविंग इन द माउंटेन रीजन आर ऑल्सो अडेप्टेड टू द कंडीशन, माउंटेन पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी पर्वतीय क्षेत्र की परिस्थितियों के प्रतिकूल अडेप्टेशन करते हैं। दे हैव अ थिक स्किन, इनकी थिक स्किन होती है, ठीक है, मोटी त्वचा होती है, और फर टू प्रोटेक्ट दम फ्रॉम कोल्ड, इनकी मोटी त्वचा होती है और इनमें फर होता है जो इन्हें ठंड से बचाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, याक हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म, याक के पास लंबे बाल होते हैं जो उसे गर्मी पर प्रदान करता है। स्नो लेपर्ड हैज़ थिक फर, और जबकि जो स्नो लिपर्ड बर्फीला तेंदुआ, या आप कहें पहाड़ी तेंदुआ, तो इसकी क्या होती है? मोटी परत होती है, जो इसकी स्किन होती है मोटी होती है, इंक्लूडिंग फीट एंड टोज। और जो ये बर्फ पर चलते समय उनके पैरों को ठंड से बचाता है। द माउंटेन गोट हैज़ स्ट्रॉन्ग हूप्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स एंड द माउंटेन, जो हमारी पहाड़ी बकरी होती है, ठीक है, पहाड़ी बकरी के, द माउंटेन गोट हैज़ स्ट्रॉन्ग हूप्स, पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर होते हैं, इनके जो पैरों के स्ट्रक्चर होता है खुर टाइप का होता है, जो इनको पत्थरों में और बहुत चट्टानों में दौड़ने के लिए सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रासलैंड। ग्रासलैंड होता है घास स्थल। अ लायन लिव्स इन अ फॉरेस्ट और अ ग्रासलैंड, जो लायन होता है, जो शेर होता है, या तो वो जंगल में रहता है या फिर घास स्थल में। एंड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट कैन हंट एंड किल एनिमल, और ये बहुत शक्तिशाली जानवर होता है जो कि दूसरे जानवर को, जैसे हिरन को क्या करता है? शिकार करता है। इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर, ये क्या होता है? हल्के भूरे रंग का होता है इन कलर। आपको अभी पिक्चर में दिखाया है यहाँ पे 9.8।
How are the eye placed in the face of these two animals? Are they in front on the side of the face? Lions have long claws in their front legs that can withdrawn inside the toes. Do the features of lion help it in any way? तो आप देख सकते हो लायन और डियर आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। तो इन दोनों जंतुओं की आंखें उनके चेहरे पर किस प्रकार स्थित हैं? देखो इन दोनों की आंखों में कितना डिफरेंस है। क्या इनके चेहरे समान हैं? शेर के जो पैर हैं, ठीक है, जो शेर का पैर होता है उस पर लंबे लंबे नाखून होते हैं और जिन्हें वो अपने पाँव की उंगलियों को खींचकर छिपा सकता है। तो क्या ये शेर की जो संरचना होती है वो उसके जीवन यापन में सहायक होती है? और जो शेर का मटमैला हल्का भूरा रंग होता है ना, इट इज़ लाइट ब्राउन कलर हेल्प टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड व्हेन इट हंट्स फॉर प्रे। जो शेर का एक कलर होता है बॉडी का, ये अगर शेर कहीं सूखी झाड़ियों में, सूखे मैदान, सूखे ग्रासलैंड में, घास स्थल में अगर वो छुप जाए तो शेर का भी सूखा भूरा कलर है और हमारी जो ड्राई ग्रासलैंड होती है वो भी हल्की भूरे रंग में होती है। तो ये उसको हेल्प देता है अपने शिकार को पकड़ने के लिए। The eyes in front of the face allow it to have a correct idea about the location of its prey. जो शेर की आंखें होती हैं उसके ठीक सामने होती है फ्रंट फेस, ठीक है, तो जिससे वो अपने शिकार का आइडिया लगाने में अपने शिकार का आइडिया बहुत सही लगाता है, बहुत सटीक। अ डियर इज अनदर एनिमल दैट लिव इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। तो डियर हिरन एक दूसरा जानवर है, ठीक है, जो जंगल में या घास स्थल में रहता है। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर चीविंग हार्ड प्लांट स्टीम ऑफ द फॉरेस्ट। इसके दांत मजबूत होते हैं और इसके दांत की वजह से ये जो जंगल के पेड़ पौधे हैं, जो बहुत कठोर पेड़ पौधे हैं, उनको चबाने के लिए सही रहता है। अ डियर नीड टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर्स इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम एंड नॉट बिकम देयर प्रे। हिरन को अपने शिकारी की उपस्थिति की जानकारी हो जाती है, ठीक है, उसके सेंस ऑफ ह्यूमर कुछ ऐसे होते हैं कि उसे पता चल जाता है कि हाँ ये मुझ पे अटैक करने वाला होगा। तो वो क्या करता है, उसका शिकार ना बन पाए तो इसके लिए वो वहाँ से भाग जाता है। इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स टू हेयर मूवमेंट्स ऑफ द प्रीडेटर। इसके जो लंबे कान होते हैं ये शिकारी की गतिविधि का जानकारी लगा देते हैं। The eyes on the side of its head allow it to look in all direction. जो उसके बॉडी के, ठीक है, जो उसके सर के किनारे पे उसकी आंखें हैं, क्योंकि शेर की आंखें सीधे फेस टू फेस होती है पर हिरन की थोड़ी किनारे को होती है, तो ये आंखें उसको सारी डायरेक्शन में, सारी दिशाओं में देखने के लिए सहायक होती है कि कहीं से शिकारी उस पर हमला तो नहीं करेगा, तो वो आड़े तिरछे ऊपर नीचे सब तरह अपनी आंखों से देख सकता है। There are many another features of a lion and deer or other animals and plant that help them to survive in their habitat. तो इसी तरह लायन और हिरन के अलावा भी आप बहुत सारे जानवर देखेंगे, उनकी भी कुछ अलग अलग संरचनाएं होती हैं जो उन्हें उनके आवास में जीवित रहने के लिए सहायता देती हैं। नेक्स्ट है सम एक्वेटिक हैबिटेट्स। अब हम जलीय आवास के बारे में पढ़ेंगे। We already discussed how fish are adapted to live in the sea. तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि फिश कैसे पानी में अपना जीवन यापन करती है। अब एक पानी में फिश तो होती नहीं है, फिश के अलावा क्या क्या होते हैं, डॉल्फिन, वेल्स, क्रोकोडाइल, बहुत सारे होते हैं, कुछ तो बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन एंड वेल्स। अब हम डॉल्फिन्स और वेल के बारे में पढ़ते हैं दैट डू नॉट हैव गिल्स, जिनके पास गिल नहीं होते। जैसे फिश के पास गिल होते हैं ना ब्रीथ करने के लिए, पर डॉल्फिन और वेल के पास गिल्स नहीं होते। दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल और अ ब्लो होल्स। तो ये कैसे सांस लेते हैं, ये अपने नासा द्वार या इनके नॉस्ट्रिल होते हैं, छेद होते हैं, या फिर ब्लो होल्स होते हैं, तो इनके द्वारा ये क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट्स ऑफ देयर हेड, जो कि इनके सर के अपर पार्ट्स पर स्थित होते हैं।
दिस अलाउज देम टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर। तो ये इनको सांस लेने में मदद करते हैं जब ये समुद्री तट पर आते हैं। ये जल में जो हमारे डॉल्फिन और व्हेल होते हैं बिना सांस लिए बहुत टाइम तक रह सकते हैं। They can stay inside the water for a long time without breathing. They come out the surface for time to breathe in air. तो जो डॉल्फिन और व्हेल होते हैं ये पानी के अंदर बहुत समय तक रह सकते हैं बिना ब्रीथ लिए, बिना सांस लिए। और ये समय समय पर सांस लेने के लिए आपने देखा होगा कैसे जंप मारते हैं पानी में। ये जंप इसलिए मारते हैं कि ये हवा के कांटेक्ट में आ सके, अपने आसपास की एयर के कांटेक्ट में आ सके और जिससे ये ब्रीथ ले पाए। तो नेक्स्ट है पॉन्ड्स एंड लेक्स, तालाब और झील। हैव यू सीन प्लांट ग्रोइंग इन पॉन्ड्स, लेक, रिवर एंड इवन सम ड्रेन? क्या आपने तालाब, झील, नदियों या नालों में पौधों को उगते हुए देखा है? सभी ने देखा होगा। गो ऑन फील्ड ट्रिप टू अ नियर बाय पॉन्ड इफ पॉसिबल एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द काइंड्स ऑफ प्लांट्स आर सीन इन देयर। तो ये कह रहा है अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए और देखिए अपने नज़दीकी तालाब में या जहाँ भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको दिखाया गया है पानी के अंदर मिट्टी है और मिट्टी के अंदर ये पेड़ पौधे उगे हैं किस तरह से, और कुछ तो सिर्फ पानी में ही उग रखे हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ ये जैसे यहाँ पे है ये पानी में उग गया पर इसकी जो जड़ें हैं वो नीचे को फिक्स हो रखी हैं। Some of these plants have their roots fixed in the soil below the water. कुछ पौधे की जड़ें जलाशय की तलहट्टी में स्थित रहती हैं। In terrestrial plants, root normally play a very important role in absorption of nutrients and water from the soil. However, in aquatic plants, roots are much reduced in size and their main function to hold the plant in place. जो स्थलीय होते हैं हमारे, जो लैंड में मिट्टी है, जो लैंड में पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनकी जड़ें मिट्टी से जकड़ी हुई होती हैं, ठीक है। परंतु जो जल में पेड़ पौधे पाए जाते हैं ये बहुत छोटे होते हैं तथा ये इनका जो मेन फंक्शन होता है ये पौधों को तलहट्टी में जमाए रखना होता है बस। द स्टीम ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग, हॉलो एंड लाइट। इन पौधों का तना लंबा, खोखला और हल्का होता है। द स्टीम ग्रो अप द सरफेस ऑफ वाटर वाइल द लीव्स एंड फ्लावर। जो तना है जल की सतह तक वृद्धि करता है जबकि पत्ती और फूल जल की सतह के बाहर, पानी के बाहर पे, मतलब पानी के लेयर तक का तो उसकी स्टीम ही स्टीम होगी, पर जब पानी के ऊपर पे आएगा तो जैसे आपने कमल का फूल देखा है, कमल की पत्ती कहाँ होती है? पानी के ऊपर पे होती है। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर। कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूप से डूबे रहते हैं, कुछ तो सिर्फ पानी के अंदर ही पाए जाते हैं। Some of these plants have narrow and thin ribbon-like leaves. तो उनकी बहुत पतली, ठीक है, जो पत्तियां होती हैं पतली संकरी होती है, रिबन की तरह होती हैं। They can bend in the flowing water. और ये बहते हुए पानी में आसानी से मुड़ जाती हैं। In some submerged plant, leaves are often highly divided through which the water can easily flow without damaging them. तो कुछ पत्तियां इस तरह विभाजित होती हैं कि पानी उनके बीच से बहता है, पत्तियों को कोई भी हानि नहीं पहुंचती। फ्रॉग्स यूजुअली लिव्स इन पॉन्ड। जो मेढक है, मेढक कहाँ रहता है? हमारा तालाब में। फ्रॉग कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड। तो फ्रॉग दोनों जगह रहता है, पानी के अंदर भी रहता है और लैंड में भी रहता है। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग बैक लेग। इसके पास, ठीक है, जो इसकी बैक होती है बहुत ही मजबूत होती है और लंबी होती है। दैट हेल्प देम इन लीपिंग एंड कैचिंग दियर प्रे। जो इसको अपने शिकार को पकड़ने के लिए मदद करती है। दे हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम स्विम इन वाटर। और इसके पैर, ठीक है, जाल युक्त होते हैं जो इसे तैरने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमारे आसपास के जीव।
Paheli and Bujo found the poem very funny because they knew that the chair or a table is not alive and it cannot talk or walk. तो पहेली और बूझो एक पोयम पढ़ते हैं, ठीक है। वो पोयम उनको बहुत फ़नी लगी, बहुत मजाकिया लगी, क्योंकि उस पोयम में लिखा था आपका चेयर और अ टेबल इज़ नॉट अलाइव एंड इट कैन नॉट टॉक और वॉक। तो उसमें लिखा था कि मेज और कुर्सी सजीव नहीं है, अतः ये ना तो चल सकते हैं ना बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पोयम लिखी हुई है जहाँ से तब पहेली और बूझो बात कर रहे हैं जिसके बारे में। चेयर, टेबल, स्टोन और अ कॉइन आर नॉट अलाइव। हम सभी जानते हैं कि जैसे कुर्सी, मेज, पत्थर और सिक्का क्या है, लिविंग, अलाइव नहीं है, जिंदा नहीं है। सिमिलरली वी डू नो दैट वी आर अलाइव। इसी तरह हम जानते हैं कि हम तो जिंदा हैं, एंड सो आर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। वी ऑल्सो सी एनिमल्स अराउंड अस दैट आर सो फुल ऑफ लाइफ, डॉग, कैट, मोंकी, स्क्वायर, इंसेक्ट्स एंड मैनी अदर्स। इसी प्रकार हम जानते हैं हम जीवित हैं, हमारी तरह संसार में, पूरे वर्ल्ड में, विश्व में रहने वाले लोग जीवित हैं। और आप देख सकते हो कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, ये सब भी जीवित हैं। हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज लिविंग? तो हम कैसे पता करेंगे कि कोई जीवित है या ये जीवित नहीं है? इट इज़ नॉट सो ईजी टू डिसाइड। यह इतना आसान नहीं है। वी आर टोल्ड दैट प्लांट्स आर लिविंग। हमसे कहा जाता है कि पेड़ पौधे क्या है, लिविंग है, सजीव है। बट दे डू नॉट मूव लाइक अ डॉग और पिजन। पर ये जैसे कुत्ता और कबूतर की तरह ये चलते हैं। पेड़ पौधे जीवित तो हैं, पर पेड़ पौधे तो एक ही जगह रहते हैं, वो क्यों नहीं चलते हैं? ऑन द अदर हैंड, अ कार और अ बस मूव, स्टिल वी कंसिडर देम एज नॉन लिविंग। और जबकि दूसरी ओर कार चलती है, बस चलती है, ये सब चीज़ें चलती हैं, दौड़ती हैं, पर हम इनको क्या कह रहे हैं, नॉन लिविंग कह रहे हैं। ऐसा क्यों है फिर? प्लांट्स एंड एनिमल्स अपेयर टू ग्रो इन साइज विथ टाइम। जो पेड़ पौधे और जंतु हैं ये साइज ग्रो करते हैं, इनकी ग्रोथ होती है टाइम टू टाइम। बट देन एट टाइम्स क्लाउड इन द स्काई ऑल्सो सीम टू ग्रो इन साइज। इसी तरह आप देख सकते हैं बादल का आकार बढ़ता घटता रहता है। डज इट मीन दैट क्लाउड ग्रो इन साइज? इट मीन्स दैट आर लिविंग। तो क्या हम कह सकते हैं कि बादल भी हमारे सजीव हैं? तो आप किस तरह आइडिया लगाएंगे, किस तरह पता करेंगे कि कोई चीज़ सजीव है या कोई चीज़ सजीव नहीं है? तो सम ऑफ दीज कैरेक्टर्स आर परहैप्स कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो सभी जीवों में, जितने भी जीवित होते हैं उनमें क्या होता है, कॉमन होते हैं। तो अब हम उन लक्षणों के बारे में बात करेंगे। तो पहला लक्षण है हमारा, डू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड? सभी जीवों को, जितने भी जीवित हैं, सजीव हैं, उनको भोजन की आवश्यकता होती है। In chapter 1st and 2nd, we learned that all living things need food and how essential it is to animal and to us. We have also learned that plants make their own food by the process of photosynthesis. Animals depend on plant for other animals or for their food. तो हमने चैप्टर 1st और 2nd में पढ़ चुका है। हमने 1st और 2nd में हम पढ़ चुके हैं इससे पहले कि सभी लिविंग थिंग्स को, जितने भी सजीव होते हैं, उनको भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं। कुछ सजीव अपना भोजन खुद बनाते हैं, कुछ अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जैसे पेड़ पौधे ही अपना भोजन खुद बनाते हैं। और एनिमल्स और ह्यूमंस किस पे निर्भर होते हैं? पेड़ पौधों पे। तो एक सिमिलरिटीज़ हमें ये मिल गई कि जितनी भी सजीव हैं वो क्या करते हैं, भोजन लेते हैं, खाना खाते हैं। डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ? क्या सभी जीव जंतु वृद्धि दिखाते हैं? तो देखो, जिस तरह एक बच्चा जब छोटा होता है तो वो कैसा दिखता है, फिर जब वो बड़ा होता है फिर वो कैसा दिखता है, फिर जब वो और बड़ा होता है तो वो किस तरह दिखता है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो इतना छोटा होता है, तो धीरे 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 टाइम टू टाइम उसकी आयु उम्र बढ़ती है और उसमें ग्रोथ होती है। तो इस तरह एक टाइम पे वो बुढ़ा हो जाता है। तो जैसे पेड़ है, कोई आप पेड़ लगाओगे, सबसे पहले इतना सा होगा, फिर वो बढ़ेगा और फिर वो बढ़ेगा, तो एक टाइम होता है कि पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है। पेड़ की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आप एक और एग्जांपल देख सकते हो। देखो, मुर्गी अंडा देती है, अंडा कितना होता है, इतना, फिर उस अंडे से चूजा निकलता है, देखो इतना, फिर वो और बड़ा हो, इतना, फिर वो एक बाद में एक अच्छे से पूरी फुल ग्रोथ एक मुर्गी बन जाती है। तो इस तरह हम कहेंगे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो ग्रोथ, उनमें ग्रोथ होती है। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पायर? क्या सभी सजीव सांस लेते हैं, रेस्पायर करते हैं, श्वसन ब्रीथिंग करते हैं? तो देखो, पेड़ पौधे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या वापस करते हैं, ऑक्सीजन। और ह्यूमंस और एनिमल्स क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, और क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम क्या कर रहे हैं, ब्रीथिंग कर रहे हैं। आपने देखा होगा सभी एनिमल्स जो पानी में रह रहे हैं, जो कहीं भी रह रहे हैं, पेड़ पौधे हिमालय में है या फिर डेजर्ट में, क्या कहीं पे भी है, सभी को ब्रीथ की जरूरत है। ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। ब्रीथिंग हमारी सांस लेने की एक, श्वसन करने की एक प्रक्रिया है। तो ब्रीथिंग भी सभी जीवों में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी सजीव होंगे सब क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली? क्या सभी जीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? अब जैसे उद्दीपन का कहने का आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे आप बाहर पे बहुत तेज़ धूप हो रही है, ठीक है, आप जस्ट अपने कमरे से बाहर पे निकले, बाहर पे बहुत तेज़ धूप हो रही है, आपने अपने नंगे पाँव ज़मीन में रखा, तो आपको क्या फील हो रहा है, हीट। क्या आपको लग रहा है ना, पता चल रहा है ना कि क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। तो आपने अचानक से अपना पैर उठा लिया, तो ये क्या था, एक रिस्पॉन्स था, किसके, गर्म के प्रति आपका रिस्पॉन्स था। जैसे आपके पैर में अचानक से कोई सुई चुभ गई या फिर कील चुभ गई या कांटा चुभ गया, तो आपको फील हो जाता है, आप अपना पैर वहाँ से उठा लेते हो और या उस कील को, उस कांटे को निकालते हो। तो ये क्या, एक रिस्पॉन्ड है। तो इसी तरह हम इसी तरह की क्रियाओं को क्या कहते हैं, रिस्पॉन्ड। जैसे हमारी आँखें हैं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए खुल रही हैं फिर बंद हो रही हैं, तो इसी टाइप आप और ये भी कह सकते हो, जैसे हमारा कोई भी काम या कोई भी किसी भी चीज़ के थ्रू अपना रिस्पॉन्ड करना, किसी भी जैसे इसे आप कह सकते हैं किसी भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना, क्या कहलाता है, हमारा रिस्पॉन्ड कहलाता है। अगर देखो प्लांट किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, डू प्लांट ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली? फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट। कुछ पौधे हैं, उनके जो फूल होते हैं वो सिर्फ रात के टाइम पे ब्लूम करते हैं। इन सम प्लांट्स फ्लावर क्लोज आफ्टर सनसेट। और कुछ पेड़ पौधों में क्या होता है, वो सनसेट, सूर्य की रोशनी में क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इन सम प्लांट लाइक मिमोन्सा कॉमनली नोन एज टच मी नॉट लीव्स क्लोज फॉर फोल्ड व्हेन समवन टच देम। आपने देखा होगा छुई मुई को अगर आप पत्तियों को छुएंगे तो वो अचानक से सिकुड़ जा रही है, तो वो क्या कर रही है, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कर रही है। तो हम इसे क्या कहेंगे, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना। तो इस तरह प्लांट्स भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो देखो, डू अदर एनिमल्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड? अब एनिमल्स किस तरह करते हैं, जानवर किस तरह करते हैं? व्हेन फूड इज सर्व टू देम, जब उन्हें भोजन परोसा जाता है, डू यू फाइंड द सडनली बिकमिंग एक्टिव ऑन सीइंग द फूड? अगर आप उन्हें भोजन दे रहे हो तो अचानक से देखना उनका जो रिएक्शन होता है भोजन के प्रति बहुत एक्टिव हो जाता है। जिस तरह आप देखना, आप सुबह चावल डालना बाहर अपने आंगन में, तो अचानक से आपको कुछ बर्ड्स आएंगी, वो किस तरह आती हैं, मतलब
एक होता है ना कि खाने को देख के वो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कर रही है। जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, रन अवे व्हेन ब्राइट लाइट इज फ्लैश टुवर्ड्स देम। जो जंगली जानवर होते हैं वो दौड़ते हैं जब आप उनकी ओर तेज रोशनी फ्लैश करो। तो ये जितना भी लाइट है हमारा, ये उद्दीपन है। लाइट को हम क्या करेंगे, उद्दीपन, इसके प्रति वो क्या कर रहे हैं, अनुक्रिया कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सर्शन। सजीवों में उत्सर्जन कैसे होता है, देखो, ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, सभी भोजन ले रहे हैं। नॉट ऑल द फूड दैट इज ईटन इज कम्प्लीटली यूज्ड, ओनली अ पार्ट ऑफ इट्स यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। तो जैसे वो भोजन तो हम सभी खा रहे हैं, पर हम भोजन, सारा भोजन पचाते थोड़ी ना। कुछ जिस उस भोजन से न्यूट्रिएंट्स हम लेके, जितने भी हमारा मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, वो सब चीज़ें ले लेते हैं। और वेस्ट मटेरियल का क्या होता है, वो हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो क्या सभी ऑर्गेनिज्म वेस्ट मटेरियल किस तरह अपने शरीर से बाहर निकालते हैं? जैसे आप लोगों, आप अपना वेस्ट मटेरियल किस तरह निकालते हो, रोज़ मॉर्निंग में अपना पेट साफ करके, ठीक है। तो इस तरह पेड़ पौधे अपना कैसे करते हैं, एनिमल्स डंक देते हैं, पर पेड़ पौधे किस तरह अपना एक्सर्शन करते हैं? तो दे डू नॉट as seen in animals. The mechanism in plants are little different. Some plants find it possible to store the waste products within their parts in a way that they do not harm the plants as a whole. Some plants remove waste produce as secretion. तो जैसे पेड़ पौधे, कुछ पौधों में जैसे पौधे अपना जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो अपना वेस्ट मटेरियल होता है, उसे कुछ पौधे क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, और जिसे वो अपने ऐसे पार्ट में पहुंचा देते हैं जहां से वो उसे, मतलब वो पार्ट उनका दूसरे और चीज़ों को हानि ना पहुंचाए। और जब उनको उसके निष्कासन की ज़रूरत पड़ती है तो उसे ईजिली अपना एक्सर्शन ईजी से कर लेते हैं। नेक्स्ट है, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस दियर ऑन काइंड। क्या सभी जीवों में प्रजनन करते हैं? हाँ, आप देख सकते हैं जैसे चिड़िया किस तरह प्रजनन कर रही है। एनिमल्स रिप्रोड्यूस दियर ऑन किड, यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमारे ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है, डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव। क्या सभी सजीव मूव करते हैं? करते हैं। पर पेड़ पौधे, प्लांट क्या करते? प्लांट तो मूव नहीं करते। हमारा प्लांट मूव नहीं करता है, पर प्लांट में जो प्लांट के अंदर है, जो प्लांट के अंदर पोषक तत्वों का है, उनका मूवमेंट तो हो रहा है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो पार्ट्स हैं, मसल्स, नर्व्स, ये जितनी भी चीज़ें, ये सब क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मूवमेंट करना। बॉडी का चलना नहीं, बॉडी के अंदर जो हमारे ऑर्गन्स हैं, इनका मूवमेंट होना। तो अब हम आते हैं इस तरह इसके कीवर्ड्स पे। एडेप्टेशन, हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट, लिविंग, बायोटिक कंपोनेंट, रिप्रोडक्शन, एक्सर्शन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ और स्टिमुलस। तो ये कुछ कीवर्ड्स थे इसके। अब हम इसका हिंदी में देखते हैं। देखो, एडेप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन, एक्वेटिक हैबिटेट का मतलब होता है जलीय आवास, बायोटिक कंपोनेंट जैव घटक, एक्सर्शन उत्सर्जन, ग्रोथ वृद्धि, हैबिटेट आवास, लिविंग सजीव, रिप्रोडक्शन प्रजनन। प्रजनन का मतलब होता है जैसे ये हम अभी आने वाले चैप्टर्स में आगे को पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन श्वसन, स्टिमुलस उद्दीपन। जैसे आप कह सकते हैं ये एक चीज़ है हमारे पास, ये भी एक, ठीक है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इन दो लिविंग ऑर्गेनिज्म का मिलकर, ठीक है, इन दो लिविंग ऑर्गेनिज्म का मिलकर किसी तीसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करना क्या कहलाता है, हमारा रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो जिस तरह आप देख सकते हैं मेल और फीमेल के कॉम्बिनेशन से आपको क्या मिलता है, एक नया
शरीर मिलता है, या कोई भी कह सकते हैं, जिस तरह किसी बच्चे का पैदा होना, तो ये सब किस में आते हैं? रिप्रोडक्शन। जैसे चिड़िया अंडे देती है, और गाय या बकरियाँ जो भी है वो अपने छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके, तो ये सभी किसके अंदर आता है? रिप्रोडक्शन के अंदर। इसके बारे हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट टॉप चैप्टर में आगे को अच्छे से और डीपली पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है इसकी एक्सरसाइज। तो देखो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज हैबिटेट। तो अभी हमने पढ़ा है हैबिटेट आवास किसे कहते हैं, तो आप इसका आंसर इस तरह लिखेंगे, द सराउंडिंग वेयर प्लांट्स एंड एनिमल लिव, सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड दियर हैबिटेट। वह स्थान या वह परिवेश जहाँ जीव जंतु सर्वाइव करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, वो उनका क्या कहलाता है? आवास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर कैक्टस अडॉप्टेड टू सर्वाइव इन डेजर्ट। कैक्टस जो है वो डेजर्ट में किस तरह सर्वाइव करता है, अनुकूलन करता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह करते हैं, हमें यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हैं। द लीफ इज मॉडिफाइड टू स्पाइन टू रिड्यूस ट्रांसपायरेशन, फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय स्टीम्स, द स्टीम इज कवर्ड बाय थिक वैक्सी लेयर, कैक्टस हैव अ रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल। तो ये आप 4 टर्म्स इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा फिलअप। तो फिलअप में आप देख सकते हैं द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स विच इनेबल्स अ प्लांट और एनिमल टू लिव इन पर्टिकुलर हैबिटेट कॉल्ड अडेप्टेशन। तो इस तरह आप इसके फिलअप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ थिंग्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग। हमें बताना है प्लफ, मशरूम, स्वीविंग मशीन, रेडियो, बोट, वाटर, हाई स्किनित और अर्थवॉर्म में से क्या क्या है हमारे नॉन लिविंग। तो देखो प्लफ, स्विंग मशीन, रेडियो एंड बोट, उसके अलावा जो बाकी के बच रहे ये सब हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स विच शो एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। हमें 2 नॉन लिविंग के एग्जाम्पल देने हैं जो कि जिनमें लक्षण दिखते हैं लिविंग थिंग्स जैसे। तो वो है हमारा, देखो एग्जाम्पल कार, क्योंकि कार मूव करती है और उसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन भी चाहिए होती है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द नॉन लिविंग लिस्टेड बिलो वेर वंस पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स। इन जो भी हमें बटर, लेदर, सॉइल, वूल, कुकिंग गैस, एप्पल, रबर, हमें बताना है ये इनमें से कौन कौन से नॉन लिविंग थिंग्स हमारे लिविंग थिंग का पार्ट है। जैसे देखो एप्पल, एप्पल हमारा किसका पार्ट है? ट्री का, और ट्री क्या है? लिविंग थिंग। तो इसी तरह आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हमारी इसमें से लिविंग थिंग का पार्ट है। बटर भी हमारा नॉन लिविंग थिंग है, पर पार्ट किसका है? लिविंग थिंग का। किससे मिलता है? गाय से। वूल किससे मिलता है? भेड़ से। तो ये 3 हमारे क्या हैं? लिविंग थिंग्स के पार्ट हैं। नेक्स्ट है हमारा लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। ये तो आप इजीली बता सकते हैं, इससे पहले टॉपिक में हमने पढ़ा है सभी लिविंग थिंग्स खाना खाते हैं, सभी में मूवमेंट होती है, सभी ब्रीथ करते हैं। तो इस तरह आपको और भी इसके बहुत आंसर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन वाई स्पीड इज इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रासलैंड फॉर एनिमल दैट लिव देयर। तो मरुस्थल में रहने वाले जानवरों के लिए स्पीड क्यों महत्व करती है। तो देखो मरुस्थल में जैसे हमने बताया कि क्या रहता है वहाँ, टाइगर और हिरन। तो अगर टाइगर और हिरन अगर टाइगर के पास स्पीड नहीं होगी, वो तेज नहीं दौड़ सकता, तो वो अपने शिकार को पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा। और हिरन अगर तेज दौड़ेगा नहीं तो वो अपने शिकारी से कैसे बच पाएगा। तो इस तरह स्पीड बहुत ज़रूरी रहती है ग्रासलैंड में रहने के लिए। तो आप देख सकते हैं इसमें आप आंसर में क्या किस तरह इसे लिखेंगे। 7th का भी आप देखो कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रोथ, नीड फूड, रेस्पायरेशन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। ये स्टिमुली का मतलब होता है उद्दीपन या फिर लाइट के प्रति रिस्पॉन्स करना। जैसे पेड़ पौधे लाइट के प्रति कैसे रिस्पॉन्स करते हैं? पेड़ पौधे जैसे सूर्य की रोशनी से वो क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। हम क्या करते हैं लाइट के प्रति? हमारी आंखें ब्लिंक करती हैं,
जैसे तेज ज़्यादा गर्म हो गया तो हमें गर्म लगता है। तो इस तरह हम एनिमल्स भी लाइट के प्रति, अगर आप एनिमल्स को टॉर्च दिखाओगे तो वो भी अपनी आंखें ब्लिंक करेंगे, मतलब रिस्पॉन्स देते हैं। अगर आप किसी पत्थर को या स्टूल को या चेयर की ओर टॉर्च की लाइट करोगे, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। पर अगर आप इंसान, ह्यूमंस, लिविंग ऑर्गेनिज्म की ओर टॉर्च की लाइट करोगे तो वो रिस्पॉन्स देता है, या तो अपनी आंखें ब्लिंक करेगा या तो बॉडी मूवमेंट करेगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8